कार्ल सेगन ने कहा था कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है और भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ मुझे लगता है उस अविश्वसनीय खोज की तैयारी वो जोरों पर है। बिल्कुल। तैयारी जो अंतरिक्ष अन्वेषण की नींव है। और देखिए, मानव अंतरिक्ष उड़ान जैसा इतना जटिल प्रयास सिर्फ इच्छा शक्ति से तो संभव नहीं होता। हाँ, सही कहा। इसके पीछे अथक योजना, परीक्षण और हर संभावित परिदृश्य के लिए तैयारी होती है। हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती है। और इसी तैयारी की एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इसरो के गगनयान कार्यक्रम के तहत चल रहे एनालॉग प्रयोगों की, जिन्हें ज्ञानेक्स नाम दिया गया है। हाँ, ज्ञानेक्स। ये प्रयोग, जैसा कि प्रमुख समाचार पत्रों जैसे द इंडियन एक्सप्रेस में भी विस्तार से बताया गया है, ये भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की सफलता के लिए कह सकते हैं कि आधारशिला रख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यह सिर्फ कोई तकनीकी पूर्वाभ्यास नहीं है। असल में ये मानव सहन शक्ति, मनोवैज्ञानिक दृढ़ता और प्रक्रियात्मक सटीकता की भी एक परीक्षा है। यह समझना जरूरी है कि भारत अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। तो आज की हमारी ये चर्चा, इसका मिशन है इन ज्ञानेक्स प्रयोगों के अलग अलग पहलुओं को समझना। ये क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं, ये कैसे किए जा रहे हैं, और सबसे जरूरी, ये गगनयान के अंतिम लक्ष्य यानी 2027 में पहले भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने में कैसे योगदान दे रहे हैं। हाँ। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस तरह की परियोजनाओं का अध्ययन खासकर लोक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, योजना और जोखिम प्रबंधन के नजरिए से क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले यही बुनियादी सवाल, ये गगनयान एनालॉग प्रयोग आखिर हैं क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी पर किए जाने वाले सिमुलेशन है। मतलब वास्तविक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर जाने से पहले ठीक वैसा ही माहौल और वैसी ही परिस्थितियां जमीन पर बनाकर उनका अनुभव करना और अभ्यास करना। अच्छा। इसमें चुने हुए अंतरिक्ष यात्रियों या कहीं प्रतिभागियों को कई दिनों या हफ्तों तक एक बंद, नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है। ये जगह भविष्य के अंतरिक्ष यान या स्पेस स्टेशन के कैप्सूल जैसी दिखती और महसूस होती है। यानी एक तरह से ये मिशन का ड्रेस रिहर्सल हुआ, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ वेशभूषा पहनने से कहीं ज्यादा जटिल होगा। इसके पीछे के ठोस उद्देश्य क्या हैं? हाँ, जटिल तो है। इसके कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला, जैसा आपने इशारा किया, वो है अंतरिक्ष यात्रियों को अनुकूलित करना, मतलब एक्लिमेटाइज करना। उन्हें उस सीमित स्थान, उस तयशुदा और अक्सर व्यस्त दिनचर्या, विशेष प्रकार के भोजन और अकेलेपन, मतलब आइसोलेशन का अभ्यस्त बनाना, जिसका सामना उन्हें असल मिशन में करना होगा। ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह का अनुकूलन है। सीमित जगह और तय दिनचर्या, ये सुनने में ही काफी चुनौतीपूर्ण लगता है, पर क्या ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के आराम या आदत के लिए है? नहीं, यहीं पर दूसरा और शायद ज्यादा प्रणालीगत, मतलब सिस्टमैटिक उद्देश्य सामने आता है। ये प्रयोग मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए जरूरी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स, उनको विकसित करने, उनका परीक्षण करने और उन्हें बेहतर बनाने, रिफाइन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। आप सोचिए, मिशन कंट्रोल के साथ संचार कैसे होगा? हर मिनट संसाधनों का प्रबंधन, ऑक्सीजन, पानी, बिजली, वो कैसे किया जाएगा? आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया क्या होगी? इन सब के लिए बिल्कुल स्पष्ट, आजमाए हुए प्रोटोकॉल चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रयोग सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों की परीक्षा नहीं है, बल्कि पूरे मिशन ऑपरेशन सिस्टम की जमीन पर मौजूद टीम, संचार लिंक, प्रक्रियाएं, इन सब की भी एक तरह की कसौटी है। बिल्कुल सही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये प्रयोग केवल अनुकूलन से कहीं आगे बढ़कर मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर देते हैं। हर प्रक्रिया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसे परिभाषित किया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है और फिर उसका मूल्यांकन होता है। इसका लक्ष्य है मानवीय त्रुटि की संभावना को कम से कम करना और दक्षता को अधिकतम करना। देखिए, बड़ी और जटिल परियोजनाओं में, जैसे कि गगनयान, प्रक्रिया मानकीकरण जोखिम को कम करने और सफलता की संभावना बढ़ाने का एक स्थापित तरीका है। और ये सिद्धांत लोक प्रशासन और परियोजना प्रबंधन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से भी बहुत प्रासंगिक हैं, जिन्हें यूपीएससी के उम्मीदवार अक्सर पढ़ते हैं। ये सब सुनने में तो काफी गहन लगता है। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रयोग असल में किए कैसे जा रहे हैं? क्या इसरो ने इसके लिए कोई खास सुविधा बनाई है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए बैंगलोर में आईएसआरओ का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है,
HSFC, वहाँ एक विशेष सुविधा है जिसे स्टैटिक मॉकअप सिम्युलेटर कहा जाता है। स्टैटिक मॉकअप सिम्युलेटर। हाँ, स्टैटिक इसलिए क्योंकि ये उड़ता नहीं है, ये जमीन पे स्थिर रहता है, लेकिन अंदर से इसे गगनयान के क्रू मॉड्यूल और भविष्य के संभावित स्पेस स्टेशन के हिस्से जैसा डिजाइन किया गया है ताकि प्रतिभागियों को ज्यादा से ज्यादा वास्तविक अनुभव मिल सके। और इसमें हिस्सा कौन ले रहा है? क्या ये सिर्फ वही 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें गगनयान के लिए चुना गया है? देखिए, इन शुरुआती प्रयोगों में मुख्य रूप से तो एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स यानी वायुसेना के वो पायलट जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वो शामिल होते हैं, लेकिन साथ ही ISRO के दूसरे इंजीनियर और वैज्ञानिक भी इन प्रयोगों में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है। इससे न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को बल्कि मिशन से जुड़े बाकी लोगों को भी सिस्टम और प्रक्रियाओं को समझने का मौका मिलता है। ये एक व्यापक टीम प्रयास है। और इस सिम्युलेटर के अंदर की जिंदगी कैसी होती है? वो क्या करते हैं? मतलब सिर्फ बैठे रहते हैं या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जीवन काफी व्यस्त और संरचित, स्ट्रक्चर्ड होता है। वे एक सीमित क्रू मॉड्यूल जैसे माहौल में रहते हैं और उन्हें वो सभी काम करने होते हैं जो अंतरिक्ष यात्री वास्तविक मिशन पर करेंगे। इसमें एक बहुत सख्त दिनचर्या का पालन करना शामिल है। जागने से लेकर सोने तक का हर घंटा प्लान किया हुआ होता है। उन्हें वैज्ञानिक प्रयोग करने होते हैं, सिम्युलेटर के सिस्टम की निगरानी करनी होती है, शारीरिक व्यायाम करना होता है जो उस सीमित जगह में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, और मिशन कंट्रोल जो सिम्युलेटर के बाहर होता है उसके साथ नियमित रूप से संवाद करना होता है। वैज्ञानिक प्रयोग भी, यानी ये सिर्फ रहने का अभ्यास नहीं बल्कि काम करने का भी अभ्यास है। निश्चित रूप से अंतरिक्ष मिशन का एक बड़ा हिस्सा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। इन सिमुलेशन के दौरान प्रयोग करने से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलती है कि अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी, हालांकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण है वो एक अलग बात है, और सीमित संसाधनों के साथ कितनी कुशलता से प्रयोग कर सकते हैं। इससे प्रयोगों के डिजाइन और प्रक्रियाओं को भी बेहतर बनाया जा सकता है। आपने संसाधनों का जिक्र किया, क्या उन्हें सब कुछ असीमित मिलता है? पानी, बिजली? नहीं, यही तो बात है। उन्हें संसाधन भी उतने ही सीमित मिलते हैं जितने वास्तविक अंतरिक्ष मिशन पर उपलब्ध होंगे, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या दूसरी उपभोग्य वस्तुएं। उन्हें इन संसाधनों का प्रबंधन करना सीखना होता है, यहाँ तक कि भोजन भी। अच्छा। उन्हें वही विशेष रूप से तैयार किया गया, पैक किया हुआ भोजन खाना होता है जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO, जो हमारे रक्षा बलों के लिए उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए जाना जाता है, ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विकसित किया है। DRDO द्वारा विकसित अंतरिक्ष भोजन, ये वाकई दिलचस्प है। ये दिखाता है कि तैयारी कितनी विस्तृत है। मतलब पोषण और स्वाद जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो शायद लंबी अवधि के मिशनों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, हर छोटी से छोटी चीज को वास्तविक मिशन के जितना करीब लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एक बहुत बड़ा मूलभूत अंतर है जिसे पृथ्वी पर दोहराना लगभग असंभव है। आप गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वही। पृथ्वी पर रहते हुए हम माइक्रोग्रेविटी यानी सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण या शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव नहीं करा सकते। जैसा कि अंतरिक्ष विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ तौर पर कहा भी है, पृथ्वी पर माइक्रोग्रेविटी वातावरण का अनुकरण करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए या तो पैराबोलिक उड़ानें चाहिए जो कुछ सेकंड के लिए भारीनता देती हैं, या फिर पानी के नीचे प्रशिक्षण, अंडर वाटर ट्रेनिंग। लेकिन लंबे समय तक लगातार माइक्रोग्रेविटी का अनुभव तो केवल अंतरिक्ष में ही संभव है। ये तो एक बहुत बड़ी सीमा लगती है। अगर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है जो अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव का इतना बड़ा हिस्सा है, शारीरिक प्रभावों से लेकर साधारण चीजों के तैरने तक, तो क्या ये प्रयोग उतने प्रभावी रह पाते हैं? ये एक जायज सवाल है। माइक्रोग्रेविटी का न होना निश्चित रूप से एक बड़ी कमी है। शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, संतुलन की भावना में बदलाव, चीजों को संभालने का तरीका, ये सब पहलू पृथ्वी पर पूरी तरह से सिमुलेट नहीं किए जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रयोग कम महत्वपूर्ण है। तो फिर इनका महत्व कहाँ है इस सीमा के बावजूद? देखिए, अंतरिक्ष मिशन की सफलता सिर्फ माइक्रोग्रेविटी के अनुभव पर निर्भर नहीं करती। इसमें सैकड़ों दूसरे कारक शामिल हैं जिनका अभ्यास और परीक्षण पृथ्वी पर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। जैसे प्रक्रियात्मक दक्षता। क्या सभी चेकलिस्ट नहीं है? क्या संचार प्रोटोकॉल स्पष्ट और प्रभावी हैं? क्या डेटा संग्रह सुचारू रूप से हो रहा है? फिर है संसाधन प्रबंधन। क्या चालक दल सीमित पानी, भोजन और बिजली का प्रभावी ढंग से उपयोग कर पा रहा है? ठीक है। समय प्रबंधन। क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरे हो पा रहे हैं? कहाँ अड़चनें आ रही हैं? टीम समन्वय भी।
हालांकि गुरुत्वाकर्षण के बिना टीम की गतिशीलता थोड़ी अलग हो सकती है। फिर भी सीमित स्थान में एक साथ काम करना, संवाद करना और समस्याओं को हल करने का अभ्यास महत्वपूर्ण है। और मनोवैज्ञानिक कारक भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। अलगाव, सीमित स्थान और एकरसता के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करना और उनसे निपटने की रणनीतियां विकसित करना। और सिस्टम इंटरफेस मतलब चालक दल अंतरिक्ष यान के नियंत्रण और डिस्प्ले के साथ कितना सहज है, इन सभी पहलुओं को पृथ्वी पर ही परखकर सुधारा जा सकता है, अच्छा। ताकि जब अंतरिक्ष यात्री वास्तविक मिशन पर जाएं तो ये प्रक्रियाएं उनकी दूसरी प्रकृति बन चुकी हों। समझ गई। यानी जो कुछ भी जमीन पर परखा जा सकता है उसे पूरी तरह परख लिया जाए, ताकि अंतरिक्ष में केवल उन्हीं चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो वहां की हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? क्या आईएसआरओ ने ऐसा कोई ज्ञानेक्स प्रयोग पूरा कर लिया है? हाँ, बिल्कुल। इस श्रृंखला का पहला प्रयोग, जिसका कोड नेम ज्ञानेक्स-1 जेनेक्स-1 था, इसी वर्ष जुलाई महीने में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ज्ञानेक्स-1, इसके बारे में और बताइए। कौन थे इसमें शामिल, कितने समय तक चला ये? ज्ञानेक्स-1 में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, जो गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं, उनके साथ 2 और सदस्य शामिल थे। इन तीनों ने पूरे 10 दिनों तक बैंगलोर स्थित उस स्टैटिक मॉकअप सिमुलेटर के अंदर बिताए। 10 दिन? एक बंद सीमित जगह में 3 लोग? ये तो अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग जैसा लगता है। इस दौरान उन्होंने क्या खास किया? हाँ, लगता तो है। वे सिर्फ वहां रहे ही नहीं, उन्होंने काफी उत्पादक समय बिताया। रिपोर्टों के अनुसार इस 10 दिनों की अवधि में उन्होंने कुल 11 अलग-अलग वैज्ञानिक प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए। 11 प्रयोग 10 दिन में? हाँ, इसके अलावा उन्होंने सिम्युलेटर के संचालन और रखरखाव से जुड़े कई कार्य भी किए। 10 दिन में 11 वैज्ञानिक प्रयोग। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये दिखाता है कि इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में भी उच्च स्तर की कार्यक्षमता संभव है। इससे जरूर भविष्य के मिशन योजनाकारों को बहुत कीमती डेटा मिला होगा कि अंतरिक्ष यात्री कितने समय में क्या-क्या कर सकते हैं। निश्चित रूप से। अधिकारियों ने बताया है कि इस प्रयोग के दौरान चालक दल के सदस्यों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति पर लगातार नजर रखी गई। उनकी गतिविधियों, प्रदर्शन स्तर, तनाव के स्तर और सीमित स्थान में रहने के दूसरे प्रभावों से जुड़े कई पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया गया। इससे न केवल उन 11 प्रयोगों का वैज्ञानिक डेटा मिला, बल्कि मानव कारकों, ह्यूमन फैक्टर्स पर भी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र हुई। ये डेटा अमूल्य है, इसमें कोई शक नहीं। क्या इन प्रयोगों से कुछ शुरुआती निष्कर्ष, इंटरेस्टिंग कंक्लूजन सामने आए हैं, जैसा कि अधिकारियों ने संकेत दिया था? देखिए, अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से तो यही कहा है कि कई दिलचस्प निष्कर्ष मिले हैं, जो हमें भविष्य के मिशन के लिए प्रोटोकॉल बनाने और उन्हें बेहतर बनाने में मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि इन निष्कर्षों का सटीक विवरण अभी गोपनीय है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो? हो सकता है ये कार्य आराम चक्र, वर्क रेस्ट साइकिल से जुड़े हों, या संचार की प्रभावशालिता से, टीम के भीतर समन्वय की रणनीतियों से, या शायद कुछ अप्रत्याशित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित हों। उदाहरण के लिए, शायद उन्होंने पाया हो कि कुछ खास तरह के कामों के लिए संचार का तरीका बदलना ज्यादा प्रभावी है, या टीम के सदस्यों के बीच भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन तनाव कम करने में मदद करता है। ऐसी चीजें। ये जानना वाकई उत्सुकता जगाता है। और क्या ये ज्ञानेक्स-1 सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या इसे और प्रयोगों की योजना है? हाँ, इसरो ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ पहला कदम था। गगनयान के वास्तविक क्रू मिशन को 2027 में भेजने से पहले ऐसे ज्ञानेक्स प्रयोगों की एक पूरी श्रृंखला, एक सीरीज आयोजित की जाएगी। हर प्रयोग पिछले वाले से सीखे गए सबक पर आधारित होगा। यानी ये एक लगातार चलने वाली सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। हर सिमुलेशन के बाद डेटा का विश्लेषण होगा, प्रोटोकॉल सुधारे जाएंगे और फिर अगला, शायद थोड़ा ज्यादा जटिल या लंबी अवधि का सिमुलेशन किया जाएगा। बिल्कुल। यह पुनरावृत्ति या कहिए इटरेटिव अप्रोच और निरंतर डेटा संग्रह पर आधारित सुधार, ये जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग परियोजनाओं की सफलता के लिए केंद्रीय हैं। ये केवल तकनीकी प्रणालियों के लिए ही नहीं, बल्कि मानव प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के व्यवस्थित योजना, परीक्षण और जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, बड़ी सरकारी पहलों और सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो ये इसे यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक केस स्टडी जैसा बनाते हैं। हर चरण से सीखना और अनुकूलन करना ही जटिल लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, अंतिम लक्ष्य गगनयान के तहत पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है,
जो 2027 के लिए निर्धारित है। ये ज्ञान एक्स प्रयोग उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में असल में कैसे मदद कर रहे हैं? इनका असली योगदान क्या है? देखिए, ये ज्ञानेक्स प्रयोग उस 2027 के मिशन की नींव तैयार कर रहे हैं। ये सिर्फ पुर्जों को जोड़ना या रॉकेट बनाने जैसा नहीं है। ये मानव और मशीन के बीच का जो जटिल तालमेल है, उसे साधने का प्रयास है। ये प्रयोग इसरो को और पूरे देश को ये आत्मविश्वास दे रहे हैं कि जब हमारे अंतरिक्ष यात्री उस रॉकेट पर सवार होंगे, तो न केवल हार्डवेयर तैयार होगा, हाँ, बल्कि प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल्स और सबसे महत्वपूर्ण इंसानी पहलू की भी यथासंभव तैयारी हो चुकी होगी। ये अनजाने जोखिमों को कम करने और मिशन की सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने का एक व्यवस्थित तरीका है। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचे ही नहीं, बल्कि सुरक्षित और प्रभावी ढंग से वहां काम भी कर सकें। तो संक्षेप में कहें तो ज्ञानेक्स प्रयोग सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि गगनयान की सफलता के लिए जरूरी ज्ञान, अनुभव और प्रक्रियाओं का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, और ये हमें याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष यात्रा जैसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रयासों में सिमुलेशन और जमीनी तैयारी का कितना ज्यादा महत्व है। वास्तविक उड़ान भरने की लागत और जोखिम इतने ज्यादा होते हैं कि उससे पहले जितना संभव हो सके उतना सीखना और तैयारी करना अनिवार्य हो जाता है। ये प्रयोग उसी अनिवार्य तैयारी का हिस्सा है। यह वास्तव में भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जो श्रोता इस तरह की गहन चर्चाओं और विश्लेषण में रुचि रखते हैं और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समसामयिक मामलों पर अपडेट रहना चाहते हैं, वे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस विषय पर कोई प्रश्न है या किसी विशेष पहलू पर अधिक जानकारी चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें जरूर बताएं। बिल्कुल, ज्ञान और जिज्ञासा साझा करने से ही बढ़ते हैं। और इन प्रयोगों और उनकी सीमाओं पर विचार करते हुए एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। हाँ, एक अंतिम विचार हमारे श्रोताओं के लिए। हमने चर्चा की कि इन प्रयोगों में गुरुत्वाकर्षण की कमी एक बड़ी सीमा है। तो सोचने वाली बात यह है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के साथ रहते हुए हम अंतरिक्ष यात्रियों के मनोवैज्ञानिक अनुकूलन और टीम के भीतर की जो वो सूक्ष्म गतिशीलता होती है, सटल टीम डायनामिक्स, उसका अनुकरण करने में कहाँ तक सफल हो सकते हैं। क्या अलगाव और सीमित स्थान के प्रभाव गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में मौलिक रूप से बदल जाते हैं? वे कौन से मनोवैज्ञानिक या टीम समन्वय के पहलू हो सकते हैं जिन्हें शायद केवल वास्तविक अंतरिक्ष उड़ान का अनुभव ही पूरी तरह से उजागर कर सकता है, जिनका हम यहाँ पृथ्वी पर सबसे अच्छे सिमुलेशन में भी शायद पूरी तरह अंदाजा नहीं लगा सकते? ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना हमें मानव अंतरिक्ष अन्वेषण की वास्तविक जटिलताओं के और करीब ले जाता है।